नमस्ते। आज हम इस क्लास में 7वीं कक्षा का इतिहास देखेंगे, जिसमें हम नए राज्य और नए राजाओं के बारे में समझेंगे। अब जैसा कि हमने समझा कि जो ये मिडिवियल हिस्ट्री थी या मध्यकालीन इतिहास था, इसमें मुख्यतः सल्तनत आए थे, पर सल्तनत आने से पहले 7वीं से 12वीं सदी तक छोटे छोटे राज्यों में ये बटा हुआ था। तो राष्ट्रकूट, पल्ला, पाला और प्रतिहार, ये तीन मुख्य उस समय पे राज्य रहे थे। इन तीनों राज्यों की सबसे खासियत ये थी कि कन्नौज जो है इन तीनों के सेंटर में था या मध्य में स्थित था, और कन्नौज पे अधिकार जमाने के लिए इन तीनों राज्यों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी, और इसी को ट्राईपार्टेट स्ट्रगल कहते थे, जो कि तीन राज्यों के बीच में थी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला। अब प्रतिहार के ऊपर का जो राज्य था वो चौहानों के अंडर में था। चौहानों का दूसरा नाम चाहमनास था और दिल्ली और अजमेर के इलाकों में इनका वर्चस्व था। प्रतिहार जो थे वो परमार और चंडेला, इन सब इलाकों में ये छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। चालुक्य जो थे वो प्रमुख राज्य था कर्नाटक का, और राष्ट्रकूट के एक राजा थे दांती दुर्ग, जो कि चालुक्य के किंगडम से निकले थे और इस पे अपना वर्चस्व जमाने लगे थे। तो मुख्यतः क्या हुआ था, उस समय पे जो राज्य थे उनके जो या तो लैंडलॉर्ड्स थे या वॉरियर चीफ थे, जो प्रमुख सेनानी थे, उन लोगों ने अपना वर्चस्व जमाने की शुरुआत की। तो जब वो अपना वर्चस्व जमाने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे उन्हें सामंत बनाया गया या सबॉर्डिनेट बनाया गया, और सामंत से वो महासामंत बने, और जब वो महासामंत बने तो उन्होंने अपना एक नया राज्य खड़ा कर दिया, और ऐसा ही एक राज्य था राष्ट्रकूट, जो कि मुख्यतः चालुक्य से निकला था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे दक्षिण में भी कई राज्य ऐसे थे जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाते गए और एक इंडिपेंडेंट राज्य की तरह इस्टेब्लिश हुए। तो दक्षिण में जब हम देखें तो चोला जो किंगडम है वो चोला राज्य सबसे प्रमुख है। इसके अलावा पल्लवा, गंगा, चेरा और पांड्या, ये कुछ अलग राज्य थे जिनके बारे में हम अधिक जानकारी आगे की कक्षाओं में देखेंगे। अब जैसा कि हमने कहा, राष्ट्रकूट के जो राजा थे दांती दुर्ग, वो ब्राह्मणों के साथ मिलके उन्होंने एक यज्ञ किया था, उसको हिरण्यगर्भ कहा था, और इस यज्ञ के बाद उन्होंने ये कहा था कि क्षत्रियों का पुनर्जन्म हुआ है और एक क्षत्रिय क्लान इस्टेब्लिश कर दी थी। इसी तरीके से कदम्ब मयूर शर्मन कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में, जो कि मुख्यतः ये दोनों ही ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय की तरह रहने लगे और युद्ध करने लगे। अब इसी काल में अगर हम देखें तो भारत के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आई थी। जैसे प्रतिहारों के टाइम पे खजुराहो का मंदिर बना था, और ये खजुराहो जो कि अब यूनेस्को हेरिटेज साइट है, एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है जो हमारी कला है उसका। इसी तरीके से विष्णु की नरसिम्हन मूर्ति थी, जो कि मैन लॉयन बोलते थे, मतलब आधा शर नर का था, आधा धड़ शेर का था, और ये एलोरा केव में देखी गई। ये राष्ट्रकूट समय की थी। इस समय में प्रशासन एक प्रमुख था। तो प्रशासन किस तरीके से होता था? सबसे पहले प्रशासन में किस तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे? सबसे पहला जो था वो था महाराजाधिराज, मतलब जो सबसे बड़े राजा हों या सबसे महत्वपूर्ण राजा हों। इसी की तरह से त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब जो तीनों भुवनों का, तीनों लोकों का राजा हो, तो लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, इस तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे। अब किस तरीके से कर वसूले जाते थे या टैक्सेस वसूले जाते थे? टैक्सेस या तो कैश में लिए जाते थे, लैंड रेवेन्यू से लिए जाते थे, उनको बोलते थे कदमाई, और अगर किसी से मजबूरन कार्य करवा के कर की वसूली की जाती थी तो उसको बोलते थे वेटी। ये सारे कर मुख्यतः मंदिर बनाने के काम में आते थे, युद्ध लड़ने के काम में आते थे, और उस राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसको मजबूत करने के काम में आते थे। जो राजा थे वो ब्राह्मणों को खुश होके ज़मीन देते थे। जब वो ज़मीन देते थे तो एक रॉयल सील उस पर लगा दी जाती थी, उन कॉपर प्लेट्स पे, जिस पे लिखा हुआ होता था, और ये मुख्यतः संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ होता था। अब किस तरीके से युद्ध हुए? जैसा कि हमने बोला, कन्नौज को लेने के लिए 3 राज्यों के बीच में लगातार युद्ध चलता रहता था। इसी तरीके से
राजाओं का प्रमुख कार्य उस समय पे था बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े मंदिर बना के अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। और जब बड़े मंदिर बनते थे तो जो बाहर के शासक थे वो इन राज्यों पे आक्रमण करके इन मंदिरों को का विध्वंस करने का सोचते थे। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मोहम्मद गजनी का आक्रमण भारत पे। जब मोहम्मद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया, वो अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने भारत के कई हिस्सों पे आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे हुआ था जो कि गुजरात में है। गजनी के काल में ही उनके एक प्रणेता थे, वो थे अलबरूनी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी किताब अल हिंद, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था। तो ये किताब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी गजनी की आगे की युद्धों का, क्योंकि उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकी इस किताब के माध्यम से। इसी तरीके से चौहान, जैसा कि हमने देखा, दिल्ली और अजमेर में रहते थे, पर इन्होंने गुजरात में चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गादावाल्स को ख़त्म करके हमला करने की कोशिश की। इसी तरीके से पृथ्वीराज III जो थे उन्होंने गौरी को हराया था 1191 में, पर उसके अगले ही साल वो मोहम्मद गौरी से हार चुके थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे युद्ध चलते रहे उत्तरी भारत में। अब अगर हम दक्षिणी भारत की ओर जाएं तो दक्षिणी भारत में जो सबसे प्रमुख राज्य था वो था चोला किंगडम। अब चोला किंगडम जो था वो मुत्रियार ने बनाया था, जो कावेरी डेल्टा के आसपास था। और ये जो राजा थे ये पालवा किंगडम के सबॉर्डिनेट थे या सामंत थे उस काल पे, और धीरे धीरे इन्होंने अपना एक अलग राज्य बना लिया। इस राज्य में सबसे पहले विजय लाल्या थे, जो कि चोला के उरियार फैमिली से थे, जो कि कावेरी डेल्टा के पास में है। और इन्होंने थंजावुर शहर की स्थापना की। थंजावुर शहर की स्थापना करके इन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनाया था जो कि भगवान निशुंभ भाषुदिनी का था। तो ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण था। अब दो महत्वपूर्ण राजा हुए, राजा 1 और राजेंद्र। राजा प्रथम जो थे उन्होंने जो राज्यकाल बनाया उसमें सबसे प्रमुख चीज़ ये थी कि उन्होंने समुद्र के रास्ते से दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चोला किंगडम का या चोला राज्य का प्रमुख हिस्सा तो इतना ही है, पर उन्होंने इस सारे दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य फैलाया। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे नेवल एक्सपेडिशंस किए और काफ़ी सारी समुद्री यात्राएं की, जिससे उनका शासन या उनके काल में चीज़ें बाहर तक गईं। अब उनके जो पुत्र थे वो थे राजेंद्र, और राजेंद्र ने गंगा एक किंगडम था, राज्य था, उसको अपने अधीन किया था, इसलिए उनको गंगाईकोंडा चोलापुरम कहते हैं। और इसी के नाम पे ये शहर की स्थापना हुई। तो गंगाईकोंडा मतलब उन्होंने गंगा को अपने आधिपत्य में लिया, और गंगा साम्राज्य को आधिपत्य में लेने के बाद वो वहाँ के राजा बने, तो इस शहर की स्थापना हुई। इसी तरीके से इस काल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। सबसे प्रमुख जो मंदिर हैं वो थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के हैं, जो कि राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र ने बनाए थे। अब यहाँ पर कांसे की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ब्रॉन्ज मूर्तियाँ भी बहुत इस काल की प्रसिद्ध हैं, और सबसे अच्छी नक्काशी जो है वो इन्हीं मूर्तियों में देखी गई है। इसी के साथ यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। मुख्यतः चावल की फसल यहाँ पर होती थी। तो अभी तक यहाँ पर जंगली इलाका था, जंगलों को ख़त्म किया गया, ज़मीन को बराबर किया गया, आसपास बांध बांधे गए ताकि जो बाढ़ का पानी आए उससे उपजाऊ मिट्टी बह न सके। सिंचाई के लिए कैनाल्स बनाए गए, और जो भी बारिश का पानी आता है उसको टैंक में इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। तो क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी, कृषि के महत्वपूर्ण होने से यहाँ पर छोटे छोटे गाँवों का वर्चस्व था। तो छोटे छोटे जो गाँव थे उनको वहाँ के लोग चलाते थे, उसको उर कहते थे, और जब कुछ उर मिल के एक बड़ा ग्रुप बनाते थे उसको नाडू कहते थे। और ये जो नाडू है ये कर इकट्ठा करता था, टैक्स कलेक्ट करता था और जस्टिस देखता था उस एरिया का।
जो नाडु है उसका जो प्रमुख था वो वेल्ला कास्ट से होता था। वेलेला कास्ट जो थी वो एक उच्च कोटि के कृषि या किसान माने गए थे उस समय पे, और अलग अलग टाइटल्स या अलग अलग उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे मूवेंद वेलन, या कि जो वेलन है जो 3 राजाओं को अपना सम्मान देते हैं, या अरियार जो कि प्रमुख हैं, और इस तरीके से अलग अलग उनके सम्मान में उनके लिए अलग अलग टाइटल्स रखे गए। अब जो ज़मीन थी उसको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे ब्रह्मदेया मतलब जो ज़मीन ब्राह्मणों को दान में दी गई है या गिफ्ट दी गई है। शाला भोग, शाला मतलब पाठशाला, तो जो ज़मीन स्कूलों के लिए या शिक्षण संस्थानों के लिए दी गई है। वेलन वेगई मतलब जो ज़मीन ब्राह्मण नहीं है उनको दी गई है या उनकी ज़मीन है। देवदान मतलब ज़मीन जो कि मंदिरों को दान में दी गई है। और बलिचंदन मतलब जैन इंस्टीट्यूशंस को या जैन संप्रदाय को जो ज़मीन दी गई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमने यहाँ पर सभा देखी, जिस तरीके से सभा बनती है, तो उस सभा के मेंबर बनने के लिए, उस सभा का हिस्सा बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी या कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो पूरी हो सके तो ही आप सभा का मेंबर बन सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि आपको वेदों के बारे में आना चाहिए, आपको प्रशासन नीति के बारे में आना चाहिए, उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आपका खुद की कोई ज़मीन होनी चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, और अगर आप 3 साल तक किसी एक कमेटी में हैं तो आप 3 साल के बाद दूसरी कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ना सिर्फ अपने ही अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती थी, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती थी। तो पेरियापुरम जो कि 12वीं सेंचुरी का एक तमिल वर्क था, 12वीं सदी का, उसमें आम आदमी की लाइफ के बारे में लिखा गया है, और उसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से बच्चे से एक चिट उठवाई जाती थी जो कि एक मटके में पाम की पत्तियों पर बना के डाल दी जाती थी, और उस चिट को उठा के जिसका नाम आता था उसको उस जगह का उस कमेटी का मेंबर घोषित कर दिया जाता था। तो जिस तरीके से हमने देखा कि भारत में सल्तनत काल आने से पहले किस तरह भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ना सिर्फ भारत के बारे में हम समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उस काल में दूसरे देशों में भी मुख्यतः यही स्थिति थी। जैसे चाइना में तांग डायनेस्टी या तांग साम्राज्य था जिसकी कैपिटल जियांग थी, और उस समय पे उस जगह पे राज करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का सिस्टम था जिसमें बताया गया था कि मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए तो ही आप सभा का हिस्सा बन सकते हैं, उसी तरीके से इस तांग साम्राज्य का मेंबर बनने के लिए या इसके प्रशासन में आने के लिए एक परीक्षा होती थी। जो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करता था वही इस संप्रदाय या इस डायनेस्टी का हिस्सा बनता था। 1911 तक ये परंपरा चलती रही और 1911 के बाद फिर ये परंपरा समाप्त की गई। तो इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे राज्य और नए नए राज्य और राजा इस काल पे आए। इसके बाद जो हम अगले अध्याय में देखेंगे उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मध्यकालीन इतिहास का। धन्यवाद।